जय हिंद प्रिय साथियों, स्वागत है आपका कक्षा 10वीं एनसीईआरटी मैथ्स में। हम अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्नों एवं उदाहरण को लेकर चर्चा कर रहे हैं। आज का हमारा सवाल है उदाहरण 5, सिद्ध कीजिए कि करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा आईएमपी है। प्रत्येक वर्ष वार्षिक परीक्षा में इस प्रश्नावली से क्वेश्चन आता ही है, तो आप सभी साथी को वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखना है। तो यहां पर हमें कहा गया है कि करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। करनी 3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो आइए हम लिखते हैं। तो हमने कल्पना की करनी 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। फिर इसके बाद हम क्या करते थे, तो हम दो ऐसे सहअभाज्य पूर्णांक लेते थे। तब हम क्या लिखेंगे, तब हम ए और बी दो सहअभाज्य पूर्णांक इस प्रकार लेते हैं कि ए बटे बी बराबर हो करनी 3 के। और याद रखना, जहां बी बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। तो प्रिय साथियों, यदि आपको यह सवाल समझने में जरा सी भी समस्या आ रही है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इसके पहले वाले वीडियो में करनी 5 और करनी 2 पर आधारित सवाल को जरूर देखें, अध्ययन करें। मेरा मानना है, मेरा वादा है कि आपको करनी 3 वाले क्वेश्चन में किसी तरीके की परेशानी नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा कि ए और बी दो सहअभाज्य पूर्णांक इस प्रकार लेते हैं कि ए बटे बी बराबर करनी 3, जहां बी बराबर क्या नहीं है, 0। बी का मान 0 क्यों नहीं होना चाहिए? यदि हमारा बी का मान 0 होता है और 0 से हम किसी भी संख्या में भाग लगाते हैं तो वो संख्या अनंत बन जाती है, और अनंत कोई संख्या नहीं होती है। इसलिए बी का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब आइए मैं आपको एक मजेदार उदाहरण के द्वारा इस सवाल से रिलेटेड कुछ बताता हूं। मैंने आपसे कहा कि एक व्यक्ति है काजू और एक व्यक्ति है राजू। अब यहां पर होता क्या है कि काजू कहता है कि राजू चोर है। काजू क्या कहता है कि राजू चोर है। क्या किसी के कहने से हम राजू को चोर मान लेंगे? तो जनरली तौर पर हम मानते हैं कि किसी के कहने पर हम किसी व्यक्ति को चोर नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं, इसका रीजन क्या है? यदि काजू कहता है कि राजू चोर है, तो राजू को चोर साबित करने के लिए सबूत देना होगा। क्या देना होगा? सबूत देना होगा। यदि काजू सबूत देता है राजू के खिलाफ, तब हमें कहना पड़ेगा कि राजू हमारा चोर है। किंतु परंतु मेरे भाई, मेरे दोस्त, यदि काजू सबूत देने में कामयाब नहीं होता है या सबूत नहीं दे पाता है, तब हमें कहना पड़ेगा कि राजू तो राजू है, वो चोर नहीं है। अब यहां पर मैंने इस उदाहरण को समझाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि यहां पर आपको याद रखना है कि ए और बी दो सहअभाज्य संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं? सहअभाज्य संख्याएं। और इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है? 1 होता है। और एचसीएफ भी क्या होता है? 1 होता है।
मतलब मेरा कहने का यह है कि यहां पर कहा गया है कि a और b दो सह अभाज्य पूर्णांक है। अब मैंने कहा कि a और b सहभाज्य पूर्णांक है, तो जब हम इस सवाल को आगे हल करेंगे, तो a और b का HCF क्या मिलना चाहिए सर? 1 मिलना चाहिए। और उभयनिष्ठ गुणनखंड भी क्या मिलना चाहिए सर? 1 मिलना चाहिए। यदि HCF 1 मिल गया तो हमें सबूत मिल जाएगा, और सबूत मिल जाएगा तो हम कह देंगे कि करणीय 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। और यदि a और b का HCF 1 नहीं मिलता है तो हमें सबूत नहीं मिलेगा, और तब हमें कहना पड़ेगा कि भैया करणीय 3 ज्यों की तो अपरिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या नहीं है। तो इस उदाहरण से हमने यही जाना कि यदि हमें सबूत मिल जाएगा तो हम बोल देंगे कि राजू चोर है, और यदि सबूत नहीं मिलता है तो हमें कहना पड़ेगा कि राजू तो राजू है, वो चोर नहीं है। तो आइए अब हम इस सवाल को आगे हल करते हैं। अब हमने क्या लिखा कि a बटे b बराबर करणीय 3। अब हमें पता है कि जब तक करणीय रहेगी तब तक हमारी बात जो हमने की है कि करणीय 3 एक परिमेय संख्या है, यह मान्य नहीं होगा। तो इसलिए हमें इस करणीय को हटाना होगा। तो हम क्या करेंगे? तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो अब यहां पर क्या निकलने वाला है? तो हम सबको आता है कि हम जैसे ही वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? a वर्ग बटे b वर्ग बराबर करणीय 3 का वर्ग क्या होता है? मैं बता चुका हूं कि वर्ग से करणीय हट जाती है और अंदर वाली संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। अब यहां पर आपको देखना है कि a वर्ग बटे b वर्ग बराबर 3 है, तो यहां पर हमें b वर्ग का मान निकाल लेना है। तो कैसे मान निकालेंगे सर? b का वर्ग का गुणा हम 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3b वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? 1 का गुणा a में करेंगे तो क्या आएगा? a वर्ग। अब सर क्या प्राप्त होगा? तो यहां पर आपको याद रखना है कि b वर्ग का मान निकालना है, तो b वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? a वर्ग बटे 3। क्या प्राप्त हुआ? यहां पर हमें प्राप्त हुआ कि b वर्ग बराबर a वर्ग बटे 3। अब यहां पर हमें ध्यान देना है कि a वर्ग 3 से कट रहा है तो a भी 3 से कटेगा। क्यों कटेगा? मैं इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। यहां पर हमें लिखना होगा कि a वर्ग 3 से विभाजित है, तब a भी 3 से विभाजित होगा। इतना लिखने के बाद क्या करना है सर? यह जो b वर्ग बराबर a वर्ग बराबर 3 प्राप्त हुआ है, इसे हमें मान लेना है समीकरण 1। क्या मान लिया हमने? समीकरण नंबर 1। अब क्या करते हैं सर? तो आपको पता होना चाहिए कि अब हम एक ऐसा पूर्णांक लेते हैं जिसकी सहायता से हम b वर्ग को भी 3 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब हम मान लेते हैं, अब हम एक पूर्णांक c इस प्रकार लेते हैं कि a बराबर, हाँ क्या मानोगे? याद करो, यदि करणीय के अंदर 2 है तो a बराबर 2c मानना है, अगर 5 है तो a बराबर 5c मानना है, यदि करणीय के अंदर 7 है तो a बराबर 7c मानना है। तो यहां पर चूंकि करणीय के अंदर 3 है तो हम a बराबर क्या मान लेंगे? 3c। और इसको उठा के कहां पटकेंगे, कहां पर रखेंगे? तो इसे हमें समीकरण 1 में रखना है। यहां पर लिखने वाले हैं कि a का मान
समीकरण एक में रखने पर, और समीकरण एक क्या दिखाई दे रहा है सर? समीकरण एक है हमारा कि b वर्ग बराबर a की जगह पर क्या रखेंगे सर? 3c। तो 3c रख दिया। देखिए a के ऊपर वर्ग लगा है तो क्या लगाएंगे हम? वर्ग। और नीचे क्या दिया है? 3, तो 3 लिखेंगे। आगे बढ़ जाएंगे तो क्या मिलेगा सर? यहां पर हमारा b वर्ग बराबर 3 का वर्ग क्या होगा? 9, और c का वर्ग, और बटे में क्या मिलेगा सर? 3 प्राप्त होगा। 3 प्राप्त होगा। अब क्या होगा? तो आपको यहां पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि b वर्ग बराबर 3 एकम 3 तीतर का 9, क्या प्राप्त हुआ? 3c वर्ग। अब यहां से हमें c का मान निकालना है। तो देखिए b वर्ग के नीचे क्या आ जाएगा? 3। कैसे आता है मैं इसके पहले आपको बता चुका हूं। तो c वर्ग बराबर क्या प्राप्त हुआ? b वर्ग बटे 3। अब यहां पर आपको देखने पर दिखाई देता है कि b वर्ग हमारा 3 से विभाजित हो रहा है, तब b भी हमारा 3 से विभाजित होगा। तो इस चीज को हमें यहां लिख देना है। क्या लिखना है? कि b वर्ग 3 से विभाजित होता है, तब b भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है सर। और इसको नाम देना है समीकरण नंबर 2। हाँ, यह हमारा क्या था? समीकरण 1 था, और यह क्या है? समीकरण नंबर 2 है। सर अब क्या करने वाले हैं? तो अब ध्यान पूर्वक आपको देखना है और समझना है। अब यहां पर हमें स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि a भी हमारा 3 से विभाजित हो रहा है और b भी हमारा 3 से विभाजित हो रहा है। तब आपको मालूम होना चाहिए, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि यदि a 3 से विभाजित हो और b भी हमारा 3 से विभाजित हो, तो यह 3 दोनों जगह होने के कारण यह उभयनिष्ठ हो जाएगा, और उभयनिष्ठ होने के कारण a और b का HCF कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहां पर आपको याद रखना है कि a और b हमारी कौन सी संख्याएं थी? अभाज्य संख्याएं थी। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिलना चाहिए था? 1 मिलना चाहिए था, और HCF भी हमें 1 मिलना चाहिए था। लेकिन यहां तो हमें सबूत कैसे मिल गए? हमारे खिलाफ ही मिल गए। तो इसलिए खिलाफ होने के कारण हमें कहना पड़ेगा कि राजू भैया, राजू है, चोर नहीं है। और यदि हमें HCF 1 मिल जाता और उभयनिष्ठ गुणनखंड भी 1 मिलता, तब हमारे सबूत हमारे फेवर में होते, तब हम कहते कि राजू चोर है। अब यहां पर वही बात आती है कि हमें HCF 3 मिला है और उभयनिष्ठ गुणनखंड भी 3 मिला है। तब जो हमने कल्पना की थी कि करणी 3 एक परिमेय संख्या है, क्या ये परिमेय होगी? नहीं सर, यह परिमेय नहीं होगी। परिमेय होने के लिए हमें a और b का HCF क्या होना चाहिए था? 1। तो अब यहां पर हमें यही चीज को आसान भाषा में लिख देना है। तो अतः समीकरण 1, देखिए ये समीकरण 1 है और यह समीकरण 2 है। तो यहां पर a भी 3 से विभाजित है और b भी 3 से विभाजित है। तो समीकरण 1 हुआ 1, और समीकरण 2 से हमें देखने पर दिखाई देता है कि a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिल रहा है? सर a भी 3 से विभाजित हो रहा है
और b भी 3 से विभाजित हो रहा है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है, मिल रहा है। इसलिए a और b का HCF 3 होगा, 3 होगा। क्या a और b का HCF 3 हो सकता है? बताइए। नहीं हो सकता है सर। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि a और b क्या है? सहअभाज्य संख्याएं, और सहअभाज्य संख्याओं का HCF क्या होता है? केवल 1 होता है। लेकिन यहां तो हमें HCF क्या मिल गया? 3 मिल गया। तब हमें कहना पड़ेगा ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि a और b दो सहअभाज्य पूर्णांक है। इसलिए a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होगा और HCF भी केवल 1 होगा। यहां पर हमने क्या लिखा कि a और b दो हमारी सहअभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए इनका HCF भी 1 होगा और उभयनिष्ठ गुणनखंड भी 1 होगा। लेकिन हमें तो यहाँ पर 3 मिल गया, मतलब क्या उत्पन्न हो गया? विरोध उत्पन्न हो गया। और विरोध उत्पन्न होने से हमें भैया विरोध नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो हम आराम से और शांतिपूर्वक तरीके से कह देंगे कि इसलिए हमारी कल्पना जी क्या हो गई? फिर से गलत हो गई। तो हमने जो कल्पना की थी, हम बोल देंगे कि हमारी कल्पना, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। इसलिए करणी 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यही हमें सिद्ध करना था। तो हमने सिद्ध कर दिया कि करणी 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्रिय साथियों, इस तरीके से हमने उदाहरण नंबर 5 को हल किया है। वीडियो लंबा होने से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन को समझाने में हमें कई तरीके से उदाहरण लेने पड़ते हैं, ताकि आप एक ही बार में व्यवस्थित तरीके से क्वेश्चन को सीख सकें और दोबारा आपको लाइफ में कभी ऐसे क्वेश्चन को सीखने की जरूरत ना पड़े। थैंक यू, ऑल ऑफ यू। खुश रहें, मुस्कुराते रहें।